पिछले क्लास में हम सभी ने द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास के बारे में स्टडी कर लिया था। इसके अतिरिक्त कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, साथ साथ लिबरलिज्म वर्ड के बारे में स्टडी कर लिया था, जिसमें मैंने बोला था कि हर क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब अलग अलग होता है। और आज की क्लास में हम लोग फेज 2 से ही संबंधित कुछ न्यू टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। सबसे पहले स्टडी करते हैं कंजर्वेटिज्म वर्ड का मतलब होता क्या है। तो मेरे अनुसार परंपरागत बातों को मानते चले आना ही कंजर्वेटिज्म कहलाता है। जैसे कि अगर हमारी ये सोच बन जाती है कि पुराने समय में अगर देश के अंदर मोनार्की सिस्टम था तो आज भी मोनार्की सिस्टम होना चाहिए। पुराने समय में अगर देश के अंदर सोशल हायरार्कीज थी, यानी हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास, ऐसा सिस्टम समाज में था, तो आज भी समाज में सोशल हायरार्कीज होनी चाहिए। इस तरह की सोच हमारे अंदर हो जाती है तो उस सोच को ही हम लोग कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। ये तो मेरे अनुसार हो गया, बट बुक के अनुसार अगर देखा जाए तो एक तरह का पॉलिटिकल फिलोसफी है जो ट्रेडिशंस, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस और कस्टम्स के इम्पोर्टेंस पर बल देता है। साथ साथ ये क्विक चेंज के बजाय ग्रेजुअल डेवलपमेंट या धीरे धीरे डेवलपमेंट पर बल देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। उसी पॉलिटिकल फिलोसफी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। अब हम लोग बात करते हैं कि 1815 के बाद आखिर यूरोप के अंदर किस तरह का कंजर्वेटिज्म नई तरीके से उभरा। तो 1815 में अगर देखा जाए यानी 1815 में तो वाटरलू की लड़ाई लड़ेगी, जिसमें नेपोलियन क्या हुआ, हार गया। जब नेपोलियन हार गया तो उस समय के जो यूरोपियन गवर्नमेंट थे वो कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट या भावना से बिल्कुल ग्रसित थे। और ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स है, एक्चुअली में जो कंजर्वेटिज्म की भावना से ग्रसित हो जाते हैं उनको कंजर्वेटिव्स बोला जाता है। तो उस समय के जितने भी कंजर्वेटिव्स थे उन सभी का मानना था कि स्टेट और सोसाइटी में जो भी इस्टेब्लिश ट्रेडिशंस है, जैसे कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी और फैमिली, ये सभी के सभी क्या होने चाहिए, प्रिजर्व होने चाहिए। यानी कि पहले के समय अगर मोनार्की सिस्टम था तो आज भी मोनार्की सिस्टम होना चाहिए। पहले के समय में अगर सोशल हायरार्की था तो आज भी सोशल हायरार्की होना चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे उस सभी ने प्री रिवॉल्यूशनरी डेज यानी कि रिवॉल्यूशन का जो प्रारंभिक दौर था उसमें उन्होंने बिल्कुल भाग नहीं लिया। तो अगर हमसे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बारे में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे संबंधित हमारे पास कुछ सेंटेंस भी यहाँ पे रिटर्न है। अब हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक ट्रीटी ऑफ वियना। दैट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखते हैं क्या है ट्रीटी ऑफ वियना। फिर से वही बात करेंगे कि 1815 में वाटरलू की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें कुछ ग्रेट पावर्स जैसे कि रसिया, प्रसिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया ये सब मिलते हैं और नेपोलियन पे हमला बोलते हैं। इसमें वॉर में नेपोलियन हार जाता है, जिसके बाद से यूरोप के अंदर सेटलमेंट लाने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर एक पीस सेटलमेंट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं द ट्रीटी ऑफ वियना, जिसका होस्टिंग एक ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख के द्वारा किया जाता है। ये पूछा जाएगा कि एग्जाम में कि जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था तो उसका होस्टिंग किसने किया था, तो हम लोग बोलेंगे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख के द्वारा किया गया था। इस ट्रीटी ऑफ वियना का जो पर्पस था कि नेपोलियनिक वॉर के दौरान जो भी चेंजेस किए गए थे उसको पूरी तरीके से क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए। इसके लिए हुआ क्या कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जिस बुर्बो डायनेस्टी को उखाड़ कर फेंक दिया गया, सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया गया था, उसको फिर से सत्ता में बहाल किया गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त फ्रांस ने नेपोलियन के अंतर्गत जो भी टेरिटरी को जीता था उस सारे टेरिटरी को उसने क्या किया, खो दिया। लेकिन नेपोलियन के द्वारा बनाए गए 39 स्टेट्स का जो कन्फेडरेशन था उसको किसी भी
प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया गया, यानी बोलेंगे अनटच्ड, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। तो ट्रीटी ऑफ वीना में क्या क्या किया गया, तो हम लोग लिख देंगे कि नेपोलियनिक वॉर के दौरान जो भी चेंजेस थे उसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया। साथ साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जिस बुर्बो डायनेस्टी को उखाड़ फेंका गया था, 9th में पढ़ा होगा, उस बुर्बो डायनेस्टी को फिर से सत्ता में बहाल किया गया। कब? जब 1815 में वियना की संधि हुई तब। इसके अतिरिक्त फ्रांस में जो भी टेरिटरी को नेपोलियन के अंतर्गत जीता था वो सारे टेरिटरीज को फ्रांस बिल्कुल हार गया, ठीक है। और लेकिन 39 स्टेट्स का जो कन्फेडरेशन था नेपोलियन के द्वारा बनाया गया उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा, उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप इन 1815, यानी 1815 के अंदर देखेंगे कि जो कंजर्वेटिव रिजिम्स थी उसका नेचर कैसा था। रिजिम्स का मतलब होता है संस्था या इंस्टीट्यूशन। तो 1815 के अंदर यूरोप के अंदर जो भी कंजर्वेटिव रिजिम्स स्थापित की गई थी वो सभी के सभी ऑटोक्रेटिक थे, वो सभी के सभी क्रिटिसाइज्म और डिसेंट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए जो भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उन सभी ने अपनी लेजिटिमिटी को, अपनी वैधता को बनाए रखने के लिए वो सारे एक्टिविटीज को दबाना शुरू कर दिया जो इनकी वैधता पर सवाल उठाते थे। यानी कि इसलिए ज़्यादातर जो गवर्नमेंट थे उन सभी ने सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया ताकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग जिसमें लाइबर्टी और फ्रीडम की भावना झलकती थी उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया जाए, ठीक है। इसलिए कंजर्वेटिव रिजिम्स की स्थापना की गई कब? 1815 में, ताकि यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना जागृत हो रही है उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया जाए। आई थिंक ये वाला पॉइंट भी सबको समझ में आ गया होगा। और क्यों 1815 के अंदर कंजर्वेटिव रिजिम्स स्थापित की गई थी, इसका मेन कारण क्या था कि वो सारी चीज़ें जिसके द्वारा लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जागृत हो रही है, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर लिबर्टी और फ्रीडम की भावना जागृत हो रही है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, द रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है। 1815 के दौरान अगर देखा जाए तो फ्रांस से यूरोप के अंदर कंजर्वेटिव रिजिम्स स्थापित हो चुके थे, यूरोप के अंदर कंजर्वेटिव रिजिम्स स्थापित हो चुके थे। और इन सभी ने जितने भी नेशनलिस्ट थे या नेशनलिज्म की भावना को जागृत करने वाले लोग थे उन सभी का रिप्रेशन करना शुरू कर दिया, उनको दमन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन सभी के बीच में एक डर का माहौल बन गया। लेकिन इन सभी ने अपनी नेशनलिज्म की भावना को बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो सभी के सभी जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट हैं वो सभी के सभी अंडरग्राउंड हो गए, कहीं ना कहीं पे छुप गए। और छुप कर उन्होंने बहुत सारी यूरोपियन स्टेट्स में कई तरह की सीक्रेट सोसाइटी, एक गुप्त संगठन का निर्माण किया ताकि इसके माध्यम से रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाए कि वो सभी यूरोप के अलग अलग देशों में जाकर लिबर्टी और फ्रीडम की भावना को स्प्रेड कर सके। एक्चुअली में सीक्रेट सोसाइटी का जो मेन पर्पस था कि किसी भी तरीके से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या करना है, अपोज करना है, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ना है। और इसी में एक हम लोग फेमस रिवॉल्यूशनरी के बारे में स्टडी करेंगे जिनका नाम है ग्यूसेपे मेजिनी। ये हम लोग कल की क्लास में स्टडी करेंगे। एक्चुअली में कल की क्लास में हम लोग ग्यूसेपे मेजिनी जो कि एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी, उनके बारे में स्टडी करेंगे तो हमारा फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग फेज 3 स्टार्ट करेंगे, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1830 to 1848। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। आई थिंक कि आज की क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाई, ये जो चारों टॉपिक्स पढ़ाया, इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के लिए बस हम लोग इतना रखते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।